वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी से ही जुड़े एक और नई अपडेट की। बीपीएससी से जुड़े दो नए अपडेट आज आए हैं, जिसमें से एक अपडेट जिसके हम लास्ट में वीडियो में बात करेंगे। एंड उससे पहले हम बात कर लेते हैं बीपीएससी सेंटर्स की, यानी कि बीपीएससी सेंटर की जो लिस्ट है वो बीपीएससी द्वारा जो है जारी कर दी गई है। 24 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा और 25 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा, दोनों की जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है, साथ ही में नंबर ऑफ पर्सन कितने उस सेंटर्स पे अलॉट किए गए हैं, इसका ब्यौरा अभी फ़िलहाल बीपीएससी द्वारा दे दिया गया है। आपको कौन सा सेंटर मिलेगा उसका ब्यौरा 21 तारीख से आप लोग चेक कर पाएंगे। यानी कि अभी आप लोग सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाइज ये जान सकते हैं कि कौन कौन से सेंटर्स वहाँ पे है। फिलहाल अभी आप लोग को ये नहीं पता चलेगा कि आपको इनमें से कौन सा सेंटर अलॉट हुआ है। इसके लिए आपको 2 दिन और वेट करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ जल्दी जल्दी ताकि आप लोग ये देख पाए, और इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं जो है कमेंट में पिन कर दूँगा। वहाँ से आप क्लिक करके ये जो पूरा पीडीएफ फाइल है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं अगर आप लोग को इसमें कुछ भी समझ में आता है तो। साथ ही में अब देख पा रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट के साथ में इस डिस्ट्रिक्ट में अंदाज़ा तो आप इतना लगा ही सकते हैं कि अगर आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है कम से कम, तो उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप कम से कम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है 4 से 5, ये भी 8-10 जो है सेंटर में से कोई एक सेंटर आपको मिलेगा। ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ़ पर्सन्स भी यहाँ पे अलॉटेड है कि कितने स्टूडेंट्स को जो है ये वाला सेंटर अलॉट हुआ है। जैसे कि ये 672 जो है श्री नवाब उजहा माध्यमिक विद्यालय वार्ड नंबर 15 नगर पंचायत सीहोर में ये इतने कैंडिडेट्स को अलॉट हुआ है। इसी तरीके से हर एक सेंटर्स का ब्यौरा यहाँ पे दिया गया है। सीतामढ़ी में काफ़ी सारे सेंटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है, इसको अगर मैं स्क्रॉल करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में आप लोग हाई कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। साथ ही में आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, और बात करें 25 तारीख की, तो 25 तारीख का भी यहाँ पे डिटेल गिवन है, लेकिन फ़िलहाल 25 और 24 का ही दिया है। एक डेट रह गई है, उसके लिए शायद 1-2 दिन में बीपीएससी अपडेट दे देगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं डेट ऑफ एग्ज़ाम्स 14th, सेकंड शिफ्ट का भी यहाँ पे गिवन है कि कौन कौन से इसमें आपके सेंटर्स रहेंगे सेकंड शिफ्ट के लिए, उनका भी यहाँ पे नाम गिवन है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, और इसके बाद काफ़ी सारे सेंटर्स हैं, लगभग एक लॉट में 600-700 सेंटर्स हैं। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं 25 तारीख का, 25 अगस्त को जो एग्ज़ाम्स होना है उसके फर्स्ट सिटिंग्स के मॉर्निंग शिफ्ट के ये सेंटर्स हैं, और इसी तरीके से इवनिंग शिफ्ट के सेंटर्स भी गिवन होंगे। मॉर्निंग में ही काफ़ी सेंटर्स है, देखिए मेल कैंडिडेट्स यानी कि ज़्यादा है एंड फीमेल कैंडिडेट थोड़ी कम रहेगी। अब वही सेकंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितने सेंटर्स हैं टोटल, लगभग 500 के अराउंड तो हो गए ही। हाँ, तो 562 टोटल सेंटर्स है, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी आप देख रहे हैं कई किसी किसी में बहुत ज़्यादा है और किसी किसी में कम है। वो उस सेंटर की कैपेसिटी के बेस पे इन्होंने डिसाइड किया होगा। तो ये थी एक आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए। इसके अलावा एक और अपडेट है जो बीपीएससी द्वारा दिया गया है। बीपीएससी ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये है वो नोटिफिकेशन, और एक और नोटिफिकेशन है उसको भी हम इसी वीडियो में दिखाएंगे। पर पहले इस पे बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिनांक 24 और 26, 24, 25, 26 यानी 24 से 26 तक आयोजित की जाने वाली प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो है तीनों प्रकार की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति जो है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दिनांक 10 अगस्त से ई एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसमें अभ्यर्थी का आवंटित परीक्षा केंद्र कोड जो है सेंटर कोड गिवन है सिर्फ, और जिला का नाम दिया गया है, और सेंटर का नेम अभी तक नहीं दिया गया, और ना ही अभी जो मैंने आपको लिस्ट दी है उसमें सेंटर का नाम है, लेकिन वो किस सेंटर कोड के लिए कौन सा सेंटर नेम रहेगा अभी ये जारी नहीं किया गया है। ये 21 तारीख तक जो है जारी कर दिया जाएगा, जिसमें लिखा है दिनांक 21 अगस्त 2023 से अभ्यर्थी आवंटित परीक्षा केंद्र का पूर्ण विवरण अपने जो है डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत देख सकता है।
तो सभी अभ्यर्थी प्रतिपाली प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ जो है परीक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करेंगे। एक परीक्षा अवधि में जो है शिक्षक के जो है समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द करना सुनिश्चित करेगी। मैंने बताया था पहले भी कि हर एक पाली में मान लीजिए आपका 25 को और 24 को या 24 को और 25 को या फिर 25 और 26 को किसी भी दिन, मतलब 2 दिन अगर आपका एग्ज़ाम है तो उन 2 दिनों के लिए आप 4 कॉपी कम से कम तो निकलवानी ही है, और 2-3 एक्स्ट्रा निकलवा के रखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो 4 कॉपी आपको रखनी है, 1 कॉपी आपके लिए रहेगी उसमें, और 1 कॉपी पे आपको जो है इन्विजिलेटर जो भी आपकी क्लास में आएगा उसको आपको सबमिट करना होगा। दूसरा कह रहे हैं कि अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ये पहले भी इन्होंने बताया था, लगभग 2.5 घंटे पहले जो है एंट्री शुरू हो जाएगी, और 1 घंटा पहले तक जो है उसमें आपकी एंट्री रहेगी। तो आपको समय से वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। जैसे सुबह 10 बजे का एग्ज़ाम है आपका, तो 10 से पहले 1 घंटा पहले 9 बजे तक आपकी एंट्री होगी, और 9 बजे के बाद 1 मिनट भी ऊपर होगा तो एंट्री बंद की जा सकती है। तो इसलिए इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। कोशिश करें 2-3 घंटे पहले पहुँचने की। आप ये मत सोचिए कि 1 घंटा पहले तक मान लीजिए एंट्री होनी है तो आधे घंटे पहले उससे हम पहुँच जाएंगे और एंट्री हो जाएगी, क्योंकि आधे घंटे का मार्जिन लेके चलेंगे। कहीं जाम हो गया, पंचर हो गई बाइक में, कुछ भी गाड़ी में पंचर हो गया, गाड़ी ख़राब हो गई, कोई भी दिक्कत हो सकती है। और काफ़ी 8.5 लाख लोग बिहार में ट्रैवल करेंगे उस दिन, जो कि एक्स्ट्रा लोग हैं, और साथ में उनके परिवार वाले लोग भी होंगे। तो जाम तो कहीं ना कहीं स्थिति में आपको मिलेगा ही, हर जगह भीड़ आपको देखने को मिलेगी। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप उस सेंटर पे जो है जितना जल्दी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है बिना कहीं टाइम वेस्ट करे आप उस सेंटर पे जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे, चाहे आपको सेंटर पे पहुंच के 2 घंटा वेट ही क्यों ना करना पड़े। तो 1 घंटा पहले प्रवेश जो एंट्री है वो बंद हो जाएगी आपकी। और परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात भी एक और यहाँ पे नोट दिया गया है, वहाँ पे कोई आप इन्विजिलेटर से लड़ाई झगड़ा मत करने लग जाना कि भाई आप लोग मुझे जाने दो और मेरा पेपर हो गया है। इस तरीके से पेपर होने के बाद भी वो आपको, जब तक पेपर की सील नहीं हो जाती है, पूरा पेपर सील नहीं कर दिया जाता है, उसके बाद तक आपको वहाँ पे वेट करना पड़ेगा जब तक पेपर सील ना हो जाए। ठीक है, पैकेट में बंद ना हो जाए, जिस तरीके से उसको भेजना पड़ेगा वापस, उस हिसाब तक जब तक पैकिंग नहीं होता है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। लगभग आधा घंटा एक्स्ट्रा आपको शायद रुकना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा जो दिया गया है। साथ ही में एक और इन्फॉर्मेशन है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हम क्यों रुके, भाई हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। बात तो सही है, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, पर आपको शायद इसलिए बीपीएससी द्वारा ये बार बार सचेत किया जा रहा है कि आपको रुकना है। और रुकना सिर्फ रिक्वेस्ट के लिए नहीं कह रहा, ये आपको आपकी ड्यूटी की तरह बता रहा है कि आपको रुकना पड़ेगा। पर इसको नेगेटिव ना लेके आप पॉजिटिव ही लीजिए, क्योंकि आपको पता है एग्जामिनेशंस में बहुत सारे धांधलेबाजी होती है। तो कहीं ना कहीं आपके पेपर में, अगर उनको डर है कि आपका पेपर को कहीं मिसप्लेस ना कर दे, तो इसलिए आप लोग पहले सील करवा दीजिए पूरा पैकेट को, और उसके बाद ही भेजना। नहीं तो कहीं आपका पेपर गलती से सील वेल हो, मतलब मिसप्लेस हो गया, तो उसके बाद फिर सिचुएशन बहुत ही अलग हो जाएगी, वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी। उस सिचुएशन में फिर मतलब एग्ज़ाम दोबारा लेना या कुछ और रास्ता चुनना, वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए एक और नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। अब ये जो नोटिफिकेशन है ना, इसमें मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे राजनीति की बू आ रही है मेरे को। अब ऐसा आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग अगर इस नोटिफिकेशन की आखिरी की 2 लाइनों को छोड़ के ऊपर की जो ये नोटिफिकेशन है, ये ब्लैक ब्लैक मार्क हो रखा है, इसको हाईलाइट कर रखा है इन्होंने, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं ऊपर पढ़ लेता हूँ, आवश्यक सूचना है, विज्ञापन संख्या, ये सब, अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा, एंड इसमें लिखा है विज्ञापन संख्या इतने के लिए माध्यमिक उच्च प्राथमिक, ये सब नियुक्ति संबंधी विभाग बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित बिहार राज्य विद्यालय नियमावली 2023 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर, यानी जो आपका डीएलएड और बीएड वाला केस है उसके लिए ये बोलना चाह रहा है, क्योंकि शिक्षक ट्रेनिंग तो वही होती है, तो उसकी जो मान्यता है कि वो वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा कोई भी चीज़। अब ये सिर्फ बीएड का नाम लेके यहाँ पे लिख नहीं रहे, क्योंकि बीएड का नाम लेके लिखेंगे तो फिर वो स्पेसिफिक हो जाएगा। इसलिए इन्होंने एक जर्नल लैंग्वेज में लिखा है कि भाई कोई भी शिक्षण प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर, कि वो भाई मान्य होगा या नहीं होगा इस बिंदु पर, अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर, या फिर कि वो
मान लीजिए कई बार कहते हैं ना कि ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, मतलब ग्रेजुएशन या इसके बराबर कोई और भी आपने एजुकेशन ले रखी है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से डीएलएड और इक्विवेलेंट है ना, तो आपने डिप्लोमा कर रखा है या इसके इक्विवेलेंट कोई भी अदर कोर्स आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी बताना चाह रहे हैं, या तो कोई भी शिक्षण प्रशिक्षण का आपने कोर्स किया है उसकी वैलिडिटी, या फिर जो भी आपने शिक्षण प्रशिक्षण किया है उसकी जो समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं इन्होंने कह दिया भाई एनसीटीई जो निर्णय लेगा लास्ट में वो यहाँ पे मान्य होगा। इस तरह की लाइनें लिख रहा है। हो सकता है ये दबाव में लिख रहा है, ऊपर से राजनीतिक दबाव होगा। अब राजनीतिक दबाव ये है कि बिहार सरकार को भी पता है जो बीएड वर्सेस बीटीसी का वर्डिक्ट आया, उस वर्डिक्ट के बाद जो ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है इसमें आगे कहीं ना कहीं, अब प्राथमिक अध्यापक के लिए खाली कह रहा हूँ मैं, प्राथमिक में, क्योंकि बाकियों में तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राथमिक में क्योंकि बीएड वाले भी है और डीएलएड वाले भी हैं। अब बीएड वालों के अगेंस्ट केस जो था वो बीएड वालों के अगेंस्ट गया, तो उस केस में यहाँ पे बीएड वालों की वजह से ये आगे केस फंसेगा, मतलब ये भर्ती में कुछ ना कुछ डीएलएड वाले केस करेंगे या फिर कुछ भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम है इसमें, उनको भी ये दिख रहा है साफ साफ। लेकिन अब वो लोग चाह के भी बीएड वालों को क्लियरली बोल नहीं पा रहे हैं। बोल इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि अब बिहार सरकार इतनी बड़ी भर्ती लाई, और इतनी बड़ी भर्ती इसलिए लाई ना ताकि भाई सरकार कोई भी है, चाहे दिल्ली सरकार हो, बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, पंजाब सरकार हो, मैं किसी के लिए कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं जो रियलिटी है वो जो मेरे को लग रहा है मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। अब वो जो है सरकार एक भर्ती लाती है इतनी बड़ी मात्रा में, इसको इतना पब्लिकली इसको अनाउंस करती है, और नीतीश जी भी बार बार दिल्ली आते हैं या कहीं से भी मंच पे से एनसीटी से स्थिति को क्लियर करने के लिए बोलते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी पे। तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें जब सरकार ने, बिहार सरकार ने एक वोट को मतलब अपनी तरफ ग्रैब करने के लिए इस प्रकार की भर्ती लाए। अब इस भर्ती में एक पेच फंस गया सुप्रीम कोर्ट की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की वजह से जो पेच फंसा, अब उसकी वजह से बीएड वाले इसमें से बाहर हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम उनको होगी क्योंकि बिहार सरकार डायरेक्टली ये मना करेगी, उनको जाने के लिए बाहर बोलेगी, तो बिहार सरकार के खिलाफ वो लोग चले जाएंगे। उनकी वोट कम से कम उसमें से 20% वोट तो कट ही जाएगी ना, बाकियों की बात नहीं करते, तो 20% वोट उसके अगेंस्ट चली जाएगी। अब वो 20% वोट्स के अगेंस्ट ना जाए, उनके अगेंस्ट ना जाए, इसलिए वो ये रास्ता अपना रहे हैं। इसमें बार बार इन्होंने जो सारी जिम्मेदारी वो एनसीटी पे छोड़ दी, और एनसीटी मतलब केंद्र सरकार है ना, तो केंद्र सरकार के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दी है। बिहार सरकार को कोई प्रॉब्लम ना हो और सारी जिम्मेदारी एनसीटी के ऊपर छोड़ दी गई है। भाई एनसीटी जो निर्णय लेगा हम वो मानेंगे, और फिर हमें दोष तो कोई मत देना। और अभी आप लोग समझाना चाहते हो तो एनसीटी को समझा लो, केंद्र सरकार को समझा लो, ठीक है। मतलब उनकी बातों से इस तरह का मुझे ऐसा आभास हो रहा है, और मैं वैसे कोई राजनीतिक विश्लेषक तो हूँ नहीं, फिर भी भाई इतना कॉमन सेंस तो हम में भी है, और शायद आप लोग भी ये समझ रहे होंगे। अब इस पे भाई एनसीटी क्या क्लियर करती है? एनसीटी वैसे कोई क्लियर तो नहीं कर रही है, पर अगर स्थिति ये है कि एनसीटी और सीबीएसई ने, जो कि केंद्र सरकार की ही दो बॉडीज़ है एक तरीके से, उन्होंने ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। केंद्र सरकार की नहीं कह सकते, इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, पर फिर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वहाँ से रेगुलेट होती है, थोड़ी बहुत और होती है। और तो उन दोनों ने तो ये एक्सेप्ट कर लिया ही है, और वो इस तरीके से मान सकते हैं कि एक तो आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने ऐसा बताया है कि डिजी लॉकर से जो है उनके बीएड के बेसिस पे जो उन्होंने पीआरटी का यानी पेपर 1 का सीटेट पास किया था उसमें डाउनलोड होना बंद हो गया है। दूसरा एनसीटी का देखते हैं। एनसीटी ने, अगर आप लोगों ने ये देखा होगा या कहीं से आपको ये न्यूज़ मिली होगी, एनसीटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी डाल दी बीएड वर्सेस बीटीसी की। तो वो 2018 का जो उनका नोटिफिकेशन था एनसीटी का, अब उसको क्रैश करने के लिए ही ये डाला गया है यहाँ पे।
उससे बात ये समझ में आती है कि एनसीटी भी वो एक्सेप्ट कर चुकी है। अब वो एक ऑफिशियली अपना गाइडलाइंस जारी ना करके, अपने नाम से गाइडलाइन जारी ना करके, वो अभ्यर्थियों को, जो भी कैंडिडेट्स है, बीएड कैंडिडेट्स, उनको ये समझाना चाह रही है कि भाई देखो, हमारी गलती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करा है एंड उनका वर्डिक्ट है, उसके अगेंस्ट ना हम जा सकते ना आप जा सकते, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, ठीक है। और धीरे धीरे मतलब चीज़ों को धीरे धीरे आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि आप लोग उस चीज़ को थोड़ा एक्सेप्ट कर सको। और ये चीज़ ज़रूरी भी है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। देखिए सर, लॉ के हिसाब से ही देश चल रहा है, और अगर इन सब चीज़ों में हम लोग कुछ भी गलत करने के बारे में सोचते हैं या फिर उस चीज़ को मानेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर तो ऐसे, अगर आप आज एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर डीएलएड वाले कल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर डीएलएड वाले बैठ जाएंगे धरने पे। तो इस तरीके से फिर ये केस चलता रहेगा, और ये भर्ती ना फिर आप लोगों के लिए रहेगी ना उन लोगों के लिए रहेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होएगा, फिर दोनों ही मतलब इस भर्ती से दूर हो जाओगे। तो सबसे अच्छा हम ये मान लेते हैं कि कुछ 3-4 सालों के लिए हमें जुमला पकड़ाया गया था एंड एनसीटी के द्वारा, अब वो जो है वापस से हो गया है। अब वापस हो गया है तो आप लोग वहीं पे फोकस करो, बीएड जिसके लिए बना है। क्योंकि बीएड को हम पहले से ही यही मान के चलते थे कि बीएड जो है कैंडिडेट्स वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरीज में जो है टीचर्स बनने के लिए कोर्स करते हैं, ठीक है। और जो प्राइमरी में ही बनना चाहता है वो डीएलएड करता है, ठीक है। तो सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, और एक्सेप्ट करके फिर उस हिसाब से डील करो। पर जब तक गवर्नमेंट खुल के आपको मना नहीं करती, मैं ये भी नहीं कहता कि आप लोग एग्ज़ाम मत दो। और क्या पता आने वाली, भाई अभी से आप लोगों ने इस चीज़ को एग्ज़ाम भी नहीं दिया, तैयारी भी नहीं करी, तो फिर बात ये हो जाएगी ना, कल को मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जिसकी वजह से बीएड कैंडिडेट्स को भी इंक्लूड किया जा सके, कोई ऐसा नया लॉ बनाया जाए, कुछ चेंजेस किए जाए, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किया जाए, या कोई भी ऐसा अगर आपकी तरफ से सरकार आती है, तो फिर आप लोग एग्ज़ाम जो नहीं देंगे वो बाद में परेशान होएंगे। तो एग्ज़ाम तो आपको ज़रूर देना है, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो चंडीगढ़ जेबीटी का एग्ज़ाम हो, ठीक है। हालांकि आपके थोड़े बहुत पैसे ज़रूर लगे होंगे, और वो दाव पे ही लगे हुए हैं, क्योंकि भाई 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये अगर आप एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भर भी रहे हैं तो वो नॉन रिफंडेबल होगी, क्योंकि जब वो लोग पहले से ही क्लियर करके चल रही है सिचुएशंस कि भाई आप लोग नहीं अप्लाई कर पाएंगे, या मतलब बीएड वाले इंक्लूड नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन में बीएड वाले आ रहा है लिखा हुआ। जैसे जेबीटी वाला भी अभी तक चंडीगढ़ ने भी कोई सिचुएशन क्लियर नहीं करी है भाई। 10 तारीख से उनकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई थी, 10 अगस्त से, और 11 तारीख को ये वर्डिक्ट आया, तो एक ही दिन बाद की बात है। तो अगर आप लोग को, तो उनके भाई दुनिया भारत के मतलब ऐसे लोगों को भी बात पहुंच चुकी है ये वाली, जिन लोगों का एजुकेशन से कुछ समझ मतलब लेना देना नहीं है, या वो एज अ टीचर्स वगैरह की वैकेंसीज में बिलीव नहीं करते, या विश्व इंटरेस्ट नहीं है उनका, वो लोग भी इस न्यूज़ को जानते हैं। तो क्या चंडीगढ़ गवर्नमेंट नहीं जानती होगी? है, जानती होगी। क्या वहाँ का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है या जो भी रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है वो नहीं जानता होगा? बिल्कुल जानता है। लेकिन वो भी जब कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो आप लोग खुद से ये एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो अभी से कि भैया नहीं, बीएड वालों का पैसा ख़राब हो जाएगा? थोड़ा 1000 रुपये की बात है, अगर ख़राब भी हो जाएगा तो भी आपको, मेरे को लगता है जब अपॉर्चुनिटी मिली है और आपको ये लगता है ना कि आप सिर्फ टेस्ट करने के लिए अगर अपीयर हो रहे हो, तो बेशक से मत भरो। अपना आपको टेस्ट करना है तो कहीं और टेस्ट कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप में थोड़ी क्वालिटी है और आप लोग पहले भी मतलब कुछ एक मार्क्स से रह चुके हो और आपकी तैयारी अच्छी है, तो ज़रूर भरो फॉर्म। जब चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने ही कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाला, नहीं भाई, जो हमने ओल्ड नोटिफिकेशन निकाला है उसको हम चेंज करके ये अब क्वालिफिकेशन अब सिर्फ डीएलएड करते हैं या वो करते हैं, वो जब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आप लोग एक्सेप्ट करके क्यों फॉर्म नहीं भरोगे? तो ये था ओवरऑल एनसीटी का और बीपीएससी का जो कुछ नया अपडेट्स आ रहा है बार बार। तो बीपीएससी ने ये अपडेट दिया है, अब जो मेरे को लगा मैंने आपको बता दिया, एंड आप लोग अब बेहतर समझ सकते हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, और सभी लोग ग्रेजुएट है, मास्टर है, तो आप लोग भी इस चीज़ का मतलब अपने आप निकाल सकते हैं। पर अब हम एक और जो दो इसमें अदर इन्फॉर्मेशन है उस पर बात कर लेते हैं। उक्त परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति के उपरांत प्रयुक्त ओएमआर आंसर शीट की सीलिंग परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के समक्ष की जानी है। भविष्य में यदि उनका ओएमआर आंसर शीट अनुपलब्ध या अनमिसिंग पाया जाता है तो इसकी जवाबदेही अभ्यर्थी की होगी। देख रहे हो किस तरीके से मतलब ये भी बिल्कुल ऐसे डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट अभी से दिखाने लग गया है इस तरह की बातें।
कई बार जैसे एम्प्लॉय ज्वाइन कर लेते हैं ना, उसके बाद वहाँ का डिपार्टमेंट है ना, उनको हर चीज़ में ऑफिसर्स ऐसे ही बोलते हैं कि भैया अगर आपने कल तक ही काम नहीं किया ना, तो इसकी पूरी जवाबदेही आपकी होगी। तो ऑफिसर ये बात हर एक लाइन में, मतलब हर एक जितने भी ऑर्डर निकालते हैं ना, उस तरीके से लास्ट में लाइन जोड़ देते हैं। तो यही काम इन्होंने पहले से ही ज्वाइनिंग देने से पहले ही शुरू कर दिया। अब बताइए, ओएमआर आंसर शीट्स की भी जिम्मेदारी एक कैंडिडेट्स को लेकर चलनी पड़ेगी। यार आपके पास हमने सील करा दिया, सील कराने के बाद भी मिसिंग हो गया, तो जब आप इतना ध्यान नहीं रख पा रहे, आपके इन्विजिलेटर्स पे आपको विश्वास नहीं है, आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स पे आपको विश्वास नहीं है, तो फिर उसके बाद क्या होगा? सीलिंग कराने के बाद भी हो सकता है फिर तो कुछ भी। पर ठीक है, अगर कह रहे हैं तो थोड़ा सा और रुक जाएगा भाई, आधा घंटा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अतः सभी अभ्यर्थी ओएमआर आंसर शीट सीलिंग के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे, तो ये चीज़ क्लियर है। सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से की जाएगी। मतलब ये कह रहे हैं कि आप लोग एग्ज़ाम तो में अपीयर हो सकते हैं, ये बीएड वालों को बार बार मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम में तो बार बार अपीयर हो सकते हैं, और बाकी सबके लिए भी कह रहे हैं कि अपीयर हो सकते हैं, लेकिन इससे ये मत समझना कि आप लोग एलिजिबल हैं। कोई भी, चाहे वो डीएलएड है, चाहे वो बीएड है, चाहे वो मतलब हाई स्कूल के लिए है, चाहे वो जूनियर स्कूल के लिए है, तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि आप लोग एलिजिबल हैं। एग्ज़ाम में मान लीजिए आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं और आप मेरिट में आ भी जाते हैं, तो भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब सेटिस्फाइड हो जाएगी वहाँ से, तो आपको फिर आगे प्रोसीड किया जाएगा। इसके अलावा सीटेट और बीएड अपीयरिंग अभ्यर्थी जो अपीयरिंग में हैं, मतलब जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, जिनका अभी मार्क्स उनको फाइनल ईयर के मिले नहीं थे, या जिन्होंने अभी, जैसे आपने सुना था पीछे भी चल रहा था ना कि डिले हो सकता है पेपर बीपीएससी का, क्योंकि एमपी में कुछ रिक्वेस्ट की गई है कि पेपर उनका डीलेड वालों का या पेपर है, तो अपीयरिंग वालों को भी मौका दिया था बीपीएससी ने, जो फाइनल ईयर में हैं। तो उनका रिजल्ट अगर उस टाइम तक नहीं आता है, जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा ये सब, तो अगर वो वहाँ से फेल हो गए या कोई बैक आ गई या कुछ और, तो फिर उनको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, उनको फिर ये माना जाएगा कि वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। साथ ही में ये एक मैसेज उनके लिए भी है कि भाई बीएड वर्सेस बीटीसी वाले मामले में जो बीएड कैंडिडेट्स या सीटेट की जो बात थी वो इनवैलिड है या वैलिड है, अभी वो चीज़ क्लियर नहीं है, तो एनसीटी क्या कहेगा उसके बेसिस पे फिर ये उसको वैलिड या इनवैलिड मानेंगे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये आपको ये चीज़ क्लियर कर देगी, अन्यथा उन्हें इसके अभाव में अयोग्य माना जाएगा। तो यहाँ पे है ये आज 19 तारीख का आपके पास नया नोटिफिकेशन। आज अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, पर वीडियो में मैंने काफ़ी आपको जितना भी कोशिश किया, सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन जो है आपको टाइमली मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।